नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में कह रहता हूँ ये एनआरसी और सीए के ऊपर मेरा तीसरा वीडियो है जो पिछले दो वीडियो का कंटिन्यूशन है। अगर आप अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखे हो जाके वो दोनों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आके ये वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में, वरना कुछ कुछ चीज़ें आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी और आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ इस वीडियो में मैं फिर से नहीं समझाने वाला जो मैं ऑलरेडी ये दोनों वीडियो में समझा चुका हूँ। तो एनआरसी और सीए के इस तीसरे वीडियो में हम समझेंगे कि भारत की नागरिकता के मामले में हमारा संविधान क्या कहता है, क्योंकि ऐसा भी तो नहीं था कि कोई भी मुंह उठा के भारत चला आए और बोल दे कि हमें भारत की नागरिकता दे दो और भारत सरकार उसको ऐसे ही मुंह देख के नागरिकता दे दे। ऐसा भी तो नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिख के गए थे जिसके तहत आपको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम उसी को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे संविधान में टोटल 25 भाग है, लेकिन उसका नंबरिंग हुआ है 22 तक। इसमें से जो भाग 2 है, मतलब जो पार्ट 2 है हमारे संविधान का, उस पार्ट 2 में से अगर आप आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक का देखोगे, उसी भाग को कहा जाता है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। अगर आपको ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक डिटेल में पढ़ना है आपको, तो इसका पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। क्या आपको पता है हमारा संविधान हमारे देश में कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान का कुछ हिस्सा लागू हो गया था हमारे देश में। उसके बाद पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 में पूरे देश में लागू हो गया था, जिस दिन हम रिपब्लिक हो गए थे, मतलब गणतंत्र हो गए थे हम। लेकिन जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तब हमारे निर्माताओं के सामने, मतलब लिखने वालों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे कि भारत की नागरिक आप किसको माने, क्योंकि हम जब आजाद हुए थे 1947 में, तब हमारे देश से सारे अंग्रेज एक साथ नहीं गए थे। तब तक बहुत सारे अंग्रेज हमारे देश में रहते थे, उसमें से एनी बेसेंट एक थी। अब ऐसी परिस्थितियों में तो मुश्किल था कि सबको भारत की नागरिक मान लेना या फिर सबको भारत की नागरिक घोषित कर देना, क्योंकि सब तो भारत की नागरिक है ही नहीं, आधे से ज्यादा तो अंग्रेज थे। इसीलिए किस किस को भारत का नागरिक माना जाएगा, ये प्रोविजन आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 तक हमारा संविधान में लिख दिया गया था उस समय, कि जिस दिन से भारत में संविधान लागू हुआ उस दिन से इस व्यक्ति को आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 तक का पॉइंट में जो लिखा है, उस पॉइंट में जो भी व्यक्ति अपने आप को प्रूफ कर दे, उस व्यक्ति को हम भारत की नागरिक मान लेंगे, भले ही उनके पास कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई सरकारी दस्तावेज हो या ना हो। और लोग सरकारी दस्तावेज या फिर कोई भी सर्टिफिकेट या फिर कोई नागरिकता का प्रूफ कहाँ से लाएंगे? सरकार खुद बना था 1947 में, उससे पहले तो अंग्रेजों का सरकार था, वो तो माना नहीं जाएगा। तो अब हम समझेंगे कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक ऐसा कौन सा प्रोविजन था जिसके आधार पर उस समय भारत की नागरिकता का प्रमाण होता था या फिर नागरिकता दिया जाता था। हालांकि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 तक नागरिकता दिया जाता था। अब 9, 10, 11 क्या है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। अब आर्टिकल 5 की पहले लाइन में ही लिख दिया गया था कि इस संविधान के प्रारंभ में जिस भी व्यक्ति का भारत में डोमिसाइल है वो भारत का नागरिक है। अब ये डोमिसाइल क्या है? देखिए, डोमिसाइल मतलब जो व्यक्ति जिस देश में रहता है और उसी देश में रहने का उनको मनसा भी है, उसी को कहता है डोमिसाइल। और डोमिसाइल का हिंदी मतलब ही है आवास। आवास मतलब जिस जगह का आप निवासी हो, भारत का तो निवासी हो, लेकिन भारत के अंदर भी आप किस जगह का निवासी हो, उसी जगह का आप डोमिसाइल हो। अब आर्टिकल 5 का ये डोमिसाइल वाला चीज आपको समझ में आ गया, लेकिन इसमें भी 3 कंडीशन लिख के दे दिया कि पहला कंडीशन सिंपल था, जिनका जन्म भारत में हुआ हो वो भारत की नागरिक है, मतलब जो पैदा भारत में हुआ है वो भारत की नागरिक है। अब दूसरा कंडीशन ये था, जिनका माता या पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मे हो। अब इसका क्या मतलब था? शुरू में ही लिख दिया कि डोमिसाइल के आधार पर आपको भारत की नागरिकता दिया जा रहा है, भारत में जन्मे हो तब आप भारत के नागरिक हो। आप माता या पिता भारत के नागरिक हो, ये मतलब क्या है? ये किसके लिए था? देखिए, ये इसीलिए था क्योंकि हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे उस वक्त हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे भारत को आजाद कराने के लिए। और वो लोग कहाँ से लड़ रहे थे? इंडिया के बाहर जाके भी वो लोग लड़ रहे थे, वहां रह के बरसों से वहां रह के लड़ रहे थे। जैसे कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट में, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरिदयाल जैसे कई फ्रीडम फाइटर्स ने गदर मूवमेंट चलाया था। और ऐसे ही बहुत सारे क्रांतिकारी उस वक्त भारत को आजाद कराने के लिए भारत के बाहर कई अलग अलग देशों में वो लोग बस गए थे, मतलब वहां पे वो मूवमेंट चला रहे थे, वहां पे वो आंदोलन कर रहे थे भारत के लिए। तो वो तो वहां रह गए थे, मतलब उनका वहां बच्चा बीवी सब हो गए थे। अब आप खुद सोच के देखिए, वो लोग इतना मेहनत करके भारत के लिए लड़ रहे थे, पता नहीं कितनों ने वहां जान दे दिया अपना। अब भारत आजाद हो गया 1947 में। अब वो लोग एकदम से उठ के तो आ नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमारी आजादी की लड़ाई एक दिन का नहीं था, एक दिन में नहीं होता ये सब। ये हमने 200 सालों तक लड़ाई लड़ी हमारे देश को आजाद कराने में इन अंग्रेजों से। तो
वहां पे वो लोग स्थापित हो गए थे, वहां पे वो लोग एकदम खूटा जमा के बस गए थे, तो एकदम से उठ के आना भारत में उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो अब आप खुद बताइए, उनको भारत की नागरिकता दिया जाना चाहिए या नहीं? जरूर दिया जाना चाहिए। इसीलिए ये लाइन लिखा, जिनकी माता या पिता कोई भी एक भारत में जन्मे हो, क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर्स गए थे जरूरी नहीं है उनका बीवी भी इंडिया नहीं हो, वो तो वही के किसी औरत से या फिर किसी लड़की से शादी कर ली होगी। इसीलिए कहा गया कोई भी एक बस भारत के नागरिक हो उनको हम भारत का नागरिकता दे देंगे। अब आर्टिकल 5 का तीसरा कंडीशन क्या है? देखिए तीसरा कंडीशन कुछ नहीं है, सिंपल है कि जो भी व्यक्ति संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहे हो उनको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। ये एकदम नॉर्मल सी बात है, वही डोमिसाइल वाली बात, मतलब सिंपल सी बात है। शुरुआत में मेजोरिटी लोगों को ऐसे ही भारत की नागरिकता मिल गई थी, मतलब जो पाकिस्तान को छोड़ के जो भारत के एरिया में थे, भारत की टेरिटरी में थे, उनको ऐसे ही नागरिकता मिल गया था। तो उस समय इस आर्टिकल 5 और इसके 3 पॉइंट के आधार पर भी बहुत सारे, मतलब 99% लोगों को भारत की नागरिकता मिल गया था। तो आर्टिकल 5 और उसका ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं आर्टिकल 6 क्या कहता था। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है? देखिए आज के वक्त आर्टिकल 6 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या फिर आर्टिकल 6 का कोई महत्व ही नहीं है। आर्टिकल 6 बस उस समय की परिस्थितियों को देख के लिखा गया था, क्योंकि 1947 में हमारा देश धर्म के आधार पर 2 टुकड़ा में डिवाइड हो गया था, एक था भारत, एक था पाकिस्तान। और जब ये 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया था उस समय बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान जाके बस गए थे, और पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग भारत में आके बस गए थे। पाकिस्तान से आने वालों में से बहुत सारे लोग, जैसे कि मिल्खा सिंह हो गया, आसाराम बापू हो गया, दिलीप कुमार साहब हो गए, ये सारे लोग पाकिस्तान से आ गए थे उस समय भारत में, और भारत से भी ऐसे बहुत सारे लोग चले गए थे वहां पे। लेकिन उस समय इतना अफरा तफरी चल रहा था, क्योंकि उस समय ऐसा कोई कम्युनिकेशन तो था नहीं कि मेट्रो जाएगा, रेल जाएगा, फ्लाइट जाएगा, सब चल के ही जा रहे थे। तो उस समय बहुत मारकाट हुआ, बहुत लोगों की जाने गई, बहुत लोग की ये वो हुआ। आपको पता ही होगा, आपको अगर हिस्ट्री पता है हमारे इंडिपेंडेंस की, तो इतना दंगे फसाद, इतना मारकाट, इतना अफरा तफरी फैल चुका था कि पूरा एक अराजकता की मतलब सिचुएशन बन गया था उस समय। तो यही सब अराजकता देखते हुए भारत सरकार ने भारत की आजादी की 1 साल बाद ही, मतलब 19 जुलाई 1948 में एक रूल्स लागू कर दिया, जिसे कहते हैं परमिट रूल। अब ये परमिट रूल क्या है? देखिए ये परमिट रूल सिंपल है। देखिए जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनको एक फॉर्म फिलअप करना होता था भारत में आके कि हाँ मैं पाकिस्तान परमानेंटली छोड़ के आया हूँ और अब मैं भारत में ही बसने का मूड से आया हूँ, भारत में ही बसने का मनसा लेकर आया हूँ। तो उनको एक परमिट फॉर्म भरना पड़ता था ये सब लिखते हुए, और भारत सरकार उनको बोलते थे ठीक है आप यहाँ आइए, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद आपको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा एक रूल था आर्टिकल 6 उस समय की सिचुएशन को लेकर। देखिए आर्टिकल 6 क्या था? जो पाकिस्तान से भारत में आ गए थे। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे भारत की विभाजन से पहले ही, मतलब भारत के विभाजन तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया, इसका एक माहौल बना था, मतलब 1 साल 6 महीने पहले से लोगों को अंदाजा लग गया था कि अब भारत का 2 टुकड़ा होने वाला है, एक पाकिस्तान एक इंडिया। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि जब विभाजन होना ही है क्यों ना हम पहले ही चले जाए, बाद में और ये अफरा तफरी भीड़ भाड़ होगा, जगह नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगा, क्यों ना अभी चले जाए। तो वो लोग भारत की आजादी से पहले ही जाके पाकिस्तान के एरिया में, मतलब पाकिस्तान की टेरिटरी में जाके बस गए थे, और वहां जाने के बाद जब भारत आजाद हुआ, जब पाकिस्तानियों ने अपना रूप दिखाया, अपना असली रंग दिखाया, उन्होंने अपने मारकाट चालू कर दिया, अपनी मेजोरिटी माइनॉरिटी ये सब कर दिया, मतलब उन्होंने दिखा दिया कि हम बस मुस्लिमों के लिए, यहाँ और किसी का जगह नहीं है। तो उन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब जो लोग यहाँ से गए थे भारत की आजादी से पहले ही, ये सोच के कि उस तरफ जाके हम ज्यादा अच्छे से और जी पाएंगे, ज्यादा अच्छे से हमारा लिविंग बहुत अच्छा हो जाएगा, वहाँ रहना खाना सब अच्छा हो जाएगा भारत के मुकाबले, उनको लगने लगा ना बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, अब हमें हमारे भारत में लौट जाना चाहिए, अब लौट चले। तब जो हिंदू पाकिस्तान से भारत लौट के आना चाहते थे उनको अब भारत की नागरिकता दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? आप बताइए क्या करना चाहिए? जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही लोग थे और गलती हर किसी से होता है। उस समय थोड़ी उनको फ्यूचर पता था कि पाकिस्तानी अपना रूप ऐसे दिखाएंगे, तो उनको आना चाहिए। और उस समय बहुत सारे मुस्लिम भी आ गए थे यहाँ पे। पाकिस्तानी तो पता है आपको कैसा है, वो बस हिंदुओं पे अटैक नहीं करते, वो अपने लोगों की, अपनी माँ बहन को भी वो रेप कर डालेंगे, ऐसा है वो लोग। तो हमारे संविधान लिखने वाले महान निर्माताओं ने उन लोगों को भी जगह दिया भारत में, उन लोगों के लिए भी आर्टिकल 7 लिख के दिया। सिंपल है, आर्टिकल 6 जैसा ही है, आर्टिकल 7 भी यही कहता है कि आइए पधारिए हमारा देश में, हमारा देश बहुत बड़ा है, आप रहिए, हमारा दिल भी बहुत बड़ा है, लेकिन सेम प्रोसेस है, आप फॉर्म भरिए, आप 6 महीने रुकिए, 6 महीने के बाद
आपको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। तो आर्टिकल 6 और 7 अभी के डेट में इनका कोई महत्व नहीं है, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बस ये आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया, वरना इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आज की डेट में। अभी सिचुएशन पूरा नॉर्मल है। अब आर्टिकल 8 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 8 भी कहता है कि भारत के बाहर मतलब फॉरेन में जो भी लोग थे उस समय, क्योंकि उस समय ऐसा भी नहीं थे कि सारे लोग भारत के क्रांतिकारी ही थे। फॉरेन में भारत की बहुत सारे नॉर्मल लोग भी चले गए थे जो अमीर लोग थे, जैसे कि पंजाब से बहुत सारे लोग जाके कनाडा में बस गए थे, ये सोच के कि पंजाब में तो जलियांवाला बाग हो जाता है, कभी भी पुलिस आके गोली मार के चला जाता है, क्योंकि अंग्रेजों का राज था। तो उनको लगा था कि भारत के मुकाबले फॉरेन में जाके रहे, मतलब कनाडा में जाके रहे, क्योंकि वहाँ पे उस समय भारत के मुकाबले ज्यादा फैसिलिटीज थे। और जब उनको खबर मिले कि भारत आजाद हो गया है, तब क्या करे, उनको अब मन कर रहा है कि अपने मिट्टी में जाए, अपने मिट्टी की खुशबू सबसे अच्छा होता है। तो कनाडा में जो लोग थे, या फिर ऐसे ही बहुत जगह पे जो लोग थे, मतलब ऐसे नॉर्मल लोग जो भारत के मूल के थे, उनको भी लगा कि हमें अब भारत लौट जाना चाहिए, उनके बच्चों को भारत की नागरिकता चाहिए। तो इसीलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 8 में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति फॉरेन में है और उनका अगर बच्चा पैदा हो गया वहां पे, तो अगर उनके माता या पिता भारत के मूल के हैं, मतलब भारत में पैदा हुए थे, तब भी उनको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप कनाडा में ही रहिए लेकिन आपको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। कैसे? कनाडा में जो भारत की एम्बेसी है वहां जाके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, वहां से यहाँ कॉन्टेक्ट करेंगे, जो प्रोसेस है वो सब है, और आपको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा, आपके बच्चे को भी दे दिया जाएगा, क्योंकि आपके माता या पिता में से कोई एक भारत के मूल निवासी थे। तो आर्टिकल 8 यही कहता है कि भारत के बाहर पैदा हुआ बच्चा भी भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसका माता या पिता में से कोई एक भारत के मूल निवासी थे। इसी प्रोविजन का फायदा उठाकर ही जो सानिया मिर्जा लाहौर में सुट्टा शान की तरह घूम रही है, उधर प्रियंका चोपड़ा यूएसए में। लेकिन इन दोनों को ही पता है आर्टिकल 9 क्या है। अब समझते हैं आर्टिकल 9 क्या है। देखिए, आर्टिकल 9 कुछ खास नहीं है। आर्टिकल 9 बस इतना ही कहते हैं, आप विदेश में जाइए, घूमिए, नौकरी करिए, ऐश करिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस वक्त या फिर जिस पल आप विदेश की या फिर भारत के बाहर कोई भी दूसरे देश की नागरिकता आपने ले लिया, उसी वक्त आपका भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। मतलब भारत आपको दूसरा ऑप्शन नहीं देता है कि आप भारत का भी नागरिकता रखे हो और यूएसए के भी आप नागरिकता लेके रखे हो। ये दोहरी नागरिकता भारत की संविधान इसकी सहमति नहीं देती है। आर्टिकल 9 यही कहता है। इसीलिए सानिया मिर्जा और प्रियंका चोपड़ा इन दोनों को पता है आर्टिकल 9 क्या कहता है। इसीलिए इन्होंने अभी तक यूएसए और पाकिस्तान का सिटीजनशिप नहीं लिया है। उनका सिटीजनशिप आज भी भारतीय है, आज भी इंडियन है। भले ही उनका हस्बैंड, उनका शौहर जो भी कहते हैं वो अमेरिकी हो, वो पाकिस्तानी हो, तो आप कहीं भी जाओ भारत के बाहर, बस आपने अगर दूसरे देश का नागरिकता लिया, आपका भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली खलास हो जाएगा। बस आर्टिकल 9 यही कहता है। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 10 एक तरह से गारंटी है, एक तरह से आपकी जो सिटीजनशिप आपको मिला है, आपका जो नागरिकता आपको मिला है, उसका वो कवच है। मतलब वो आपका सिटीजनशिप को गारंटी करके मजबूती देता है। उस समय बहुत लोग को लग गया था कि आपने लिख तो दिया संविधान में ये सारे रूल्स कि इस प्रकार से आपको नागरिकता मिलेगी, लेकिन आपका क्या भरोसा? आप लोग नेता लोग हो, आप लोग कभी भी अपना मन बदल सकते हो। कल को बोल देंगे कि ये नया रूल्स है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तब तो हम ना रहेंगे घर के, ना रहेंगे खत के, हम कहाँ जाएंगे? हम तो डायरेक्ट स्टेटलेस हो जाएंगे। अब स्टेटलेस क्या है, पिछले वीडियो देखिए, समझ जाओगे आप। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में एक और आर्टिकल लिख दिया, वो है आर्टिकल 10। देखिए, ये आर्टिकल 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। आर्टिकल 10 ये कहता है कि 26 जनवरी 1949 में हमारे संविधान के आर्टिकल 5 से 8 के तहत जिन जिन को भी नागरिकता मिली है, उनकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, ना ही कोई उनसे उनकी नागरिकता छीन पाएगा। ये गारंटी लेता है आर्टिकल 10, या फिर ये गारंटी देता है आर्टिकल 10। मतलब इस देश में किसी भी नागरिक की नागरिकता हमारे सरकार ऐसे ही नहीं छीन सकते। ऐसे ही क्या, कैसे भी नहीं छीन सकता। एक रेपिस्ट का भी नागरिकता नहीं छीन सकता सरकार। सोचिए, आर्टिकल 10 आपको कितना ज्यादा पावर देता है, कितना ज्यादा गारंटी लेता है आपकी नागरिकता का। हाँ, ये जरूर कह दिया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट। और हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर इस आर्टिकल को डाला यहाँ पे, वरना कैसा इसका दुरुपयोग होता आप सोच भी नहीं सकते हो। हमारे सरकार क्या क्या दुरुपयोग करता उसका। जो भी सरकार के खिलाफ बात करता तुरंत उसका नागरिकता ही खत्म कर देता ये लोग। अभी जैसे बीजेपी सरकार है, ये आर्टिकल अगर नहीं होता आर्टिकल 10, तो ये लोग क्या करते हैं, जितना भी सारे अपोजिशन है उनके सबके मेंबर, सबके लीडर्स की नागरिकता खत्म कर दो, बात खत्म। स्टेटलेस पर्सन देश का ही नागरिक नहीं है, पॉलिटिक्स में उतरना तो बहुत दूर की बात। तब ना रहेगी सांप,
ना बजेगी बांसुरी। इलेक्शन का तो कोई खेल ही नहीं है, हार जीत का तो कोई खेल ही नहीं है, बस हम ही हमें मतलब। तो आप सोच के देखिए आर्टिकल 10 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं बीजेपी का एग्जाम्पल इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी बीजेपी है, कोई और होता तो उसका नाम बोलता मैं, लेकिन अभी बीजेपी ही नहीं होता अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो। कांग्रेस ये पहले ही इस्तेमाल कर लेती। कांग्रेस को आपके बेवकूफ समझ रहे, बीजेपी आज जो भी कर रही है वो कांग्रेस 70 साल से करती आ रही है। कांग्रेस अगर उसी समय ये सब कर देता, आर्टिकल 10 अगर नहीं होता, सबका नागरिकता खत्म कर देता हो, तब तो वही राजा रहता ना। तो संविधान निर्माताओं को आप थैंक यू बोलिए कि आर्टिकल 10 वो लोग लिख के गए थे। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने कहा नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसे ही किसी का नागरिकता नहीं छीन सकते। ऐसे ही क्या, आप कैसे भी किसी का नागरिकता नहीं छीन सकते जो इन आर्टिकलों से उनको मिला है नागरिकता उनका। तो आपकी नागरिकता का कोई भी खतरा नहीं है जब तक आर्टिकल 10 हमारे संविधान में है। आपको आपकी नागरिकता का गारंटी देता है हमारा आर्टिकल 10। तो आप आराम से रहिए और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नागरिक हो आप, बस आराम से बैठ जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए। अब आर्टिकल 11 क्या है? देखिए आर्टिकल 11 हमारे संसद को बहुत मजबूती देता है, हमारे संसद को बहुत ताकत, बहुत शक्ति देता है कि अगर इन फ्यूचर भारत की नागरिकता देने में और किसी से नागरिकता छीनने में अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि वहाँ पे नया कानून की जरूरत है, हमारा ये कानून काम नहीं आ रहा है, तब हमारा संसद कोई भी नया कानून बना सकता है नागरिकता देने के रिलेटेड और लेने के रिलेटेड, ठीक है। लेकिन वहाँ पे साफ साफ कह दिया है किसी भी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स की कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। अब फंडामेंटल राइट्स क्या है, पहले वाले वीडियो में मैंने समझा दिया है आपको अच्छे से। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी अपनी खुन्नस से कोई ऐसा कानून मत बनाइए कि आप बस चाहते हो कि ये लोग हमारे यहाँ से चला जाए, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए कहा है किसी का भी फंडामेंटल राइट्स की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो बस आर्टिकल 11 यही कहता है कि नागरिकता से रिलेटेड कोई भी कानून बनाने का अधिकार हमारे संसद को है, लेकिन संसद का भी बस होम मिनिस्ट्री को है। हमारे होम मिनिस्ट्री ये कानून ला सकता है। इसीलिए सीए का जो एनआरसी का जो कानून लाया था वो अमित शाह जी ने लाया था, वही तो होम मिनिस्टर है। तो इसी तरह से हमारे देश में हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसे बेसिक प्रोविजन दे के बाकी सारे चीज आगे के लिए छोड़ के गए कि अब आगे आप लोग देखते रहे ना अपने अपने सिचुएशंस के मुताबिक। इनफैक्ट संविधान निर्माताओं ने हमारे नागरिकता को लेकर कोई भी कानून बनाया ही नहीं था उस वक्त तो बस उस वक्त की सिचुएशन को देखकर कुछ बेसिक प्रोविजन या फिर बेसिक कानून बोल के चले गए वो लोग कि तुम आगे और देखते रहना क्या क्या कानून और जोड़ सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जो एकदम पहला शुरुआती नागरिकता की कानून था मैंने आपको समझा दिया है, और अगले वीडियो में हम जानेंगे द सिटीजनशिप एक्ट जो है सीएए का बाप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा ये दोनों वीडियो देख सकते हैं और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।